हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 4 को देखने जा रहे हैं, जो सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 67 तक के हैं। और इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हम आज के वीडियो में क्या चीज़ें देखेंगे। हमारे आज के वीडियो में हम सेक्शन 37 से लेकर 41 तक के देखेंगे। सेक्शन 37 में ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स बताया गया है, मतलब जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनकी क्या क्या बाध्यताएं होंगी। 38 में इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये बताया गया है कि अगर किसी ऑफ़र को परफॉर्म करने का प्रपोज़ल किया गया है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। 39 ये बताया गया है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, मतलब अगर कोई पार्टी किसी प्रॉमिस को पूरे तरीके से होली परफॉर्म करने से मना कर देती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। सेक्शन 40 में पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा ये बताया गया है। 41 में इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन से कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 37, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनकी क्या बाध्यताएं होंगी। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or of any other law. Promises bind the representatives of the promisers in case of death of such promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract. इसका मतलब ये है कि जो पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट की उनको परफॉर्म करना ज़रूरी है, मस्ट आइदर परफॉर्म, उनको परफॉर्म करना ज़रूरी है, या फिर ऑफर टू परफॉर्म, उनको ऑफर करना होगा उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का। जो भी वो प्रॉमिसेस दोनों पार्टीज़ ने की हैं उनको ऑफर करना होगा परफॉर्म करने का या परफॉर्म करना होगा, अनलेस जब तक कि सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद, मतलब उसको छोड़ा ना गया, उसको छूट ना दी गई हो। कहाँ पे? इस एक्ट के अंदर या फिर किसी भी एक्ट के अंदर उनको छूट ना दी गई हो, उनको एक्सक्यूज़ अगर कर दिया गया है तो उसका परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं है और ना उसको परफॉर्म करने का ऑफर करना ज़रूरी है। Promises bind the representatives of the promisers in case of death of such promisers, मतलब ये है कि जो भी पार्टीज़ हैं वो अगर प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती हैं और उसके पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वो बाइंड हैं, उनका ये ऑब्लिगेशन है कि वो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करें अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई और इंटेंशन है, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो फिर उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके इलस्ट्रेशंस। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000. ए डाइज बिफोर दैट डे. A's representatives are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay ₹1000 to A's representative, मतलब A ने प्रॉमिस किया B से कि वो एक निश्चित दिन के पहले या उस दिन कुछ गुड्स, मतलब कुछ सामान उसको डिलीवर कर देगा और बदले में B ने ये प्रॉमिस किया कि वह A को ₹1000 देगा। उस दिन के पहले A की मृत्यु हो जाती है तो A के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये बाध्यता है, उनका ये ऑब्लिगेशन है कि वो बी को वो सामान, वो गुड्स डिलीवर करें उस दिन और बदले में बी की ये बाध्यता होगी, वो बाउंड होगा ₹1000 ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को देने के लिए। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस. ए डाइज बिफोर द डे. द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी. इसका मतलब यह है कि ए ने प्रॉमिस किया बी से कि वो एक निश्चित दिन बी की एक पेंटिंग बनाएगा और बदले में उसको कुछ रुपए दिए जाएंगे। बी ने प्रॉमिस किया कि वो बदले में उसको एक सर्टेन प्राइस देगा। उस दिन के पहले ए की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ए के रिप्रेजेंटेटिव इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते और बी जो है वो उसके परफॉर्मेंस को इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट है वो ए की पर्सनल एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है, पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव वो एबिलिटी नहीं रखते उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जिस भी प्रकार का है, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव, जिस पार्टी की मृत्यु हुई है उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको परफॉर्म करना होगा, ये उनका ऑब्लिगेशन होगा। अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफर को, अगर परफॉर्मेंस करने का, किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने का ऑफर किया गया है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। Where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his rights under the contract. इसका मतलब यह है कि जहाँ पे भी कोई प्रॉमिसर ये ऑफ़र करता है कि वो एक प्रॉमिस को परफॉर्म करना चाहता है, परफॉर्म करने के लिए तैयार है, और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जाता प्रॉमिसी के द्वारा, तो फिर प्रॉमिसर किसी भी तरीके से नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और ना ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसको राइट्स मिले हुए हैं, जो उसके पास राइट्स हैं, उसको वो नहीं खोएगा। देयर बाई लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कहीं से भी केवल नॉन परफॉर्मेंस के कारण उसके राइट्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रॉमिसी है उसने उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया, इस कारण। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब जो भी वो ऑफ़र होगा परफॉर्मेंस करने का, वो फॉलोइंग कंडीशंस, नीचे जो कंडीशंस दी हुई हैं उसको फुलफिल करे, तभी ये माना जाएगा कि उसने ऑफ़र किया परफॉर्मेंस का। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब जो ऑफ़र होगा वो अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी शर्त के साथ नहीं होना चाहिए। सेकेंड है, इट मस्ट बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, मतलब उसका परफॉर्मेंस हमेशा एक प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। मतलब जो ऑफिस आवर्स होते हैं केवल उसी में किया जा सकेगा, और एक ऐसी जगह पर किया जा सकेगा जहाँ किया जाना उचित है। एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज दैट द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. इसका मतलब ये है कि जो सर्कमस्टेंसेस है, जो सिचुएशंस हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पर्सन जिसको ऑफ़र किया गया है, मतलब प्रॉमिसी, उसके पास एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी, एक टाइम होना चाहिए ये चीज़ें समझने और ये चीज़ें जानने के लिए कि जिस पर्सन ने उस परफॉर्मेंस को करने का ऑफ़र किया है, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का ऑफ़र किया है, वो एबल है और वो चाहता है इस पूरे कार्य को करना, इस पूरे परफॉर्मेंस को करना वो चाहता है, और वो इसके लायक है, और वो वहीं पर उस पूरे कार्य को करेगा। ये चीज़ें जानने का उसके पास एक यूजुअल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि उसने ऑफ़र किया है प्रॉमिस को परफॉर्म करने का। थर्ड, इफ़ द ऑफर इज़ एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. इसका मतलब यह है कि अगर जो ऑफ़र था वो इसलिए था कि ऑफरर कोई चीज़, कोई सामान डिलीवर करेगा प्रॉमिसी को, तो प्रॉमिसी के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एक टाइम होना चाहिए ये देखने के लिए कि जो चीज़ उसको ऑफ़र की जा रही है, जो चीज़ उसको दी जा रही है, वो वही चीज़ है जिसके लिए वो बाउंड है। जो प्रॉमिसर है वो उस चीज़ को देने के लिए जो बाउंड था, वही चीज़ उसको ऑफ़र की जा रही है, तभी ये माना जाएगा कि ये जो ऑफ़र था वो रीजनेबल था, वो ऑफ़र किया गया था। एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज़ द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैं, मतलब बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, और जो ऑफ़र किया जाता है टू परफॉर्म अ प्रॉमिस, अगर वो ऑफ़र किसी एक व्यक्ति को किया जाता है, सेवरल जो जॉइंट प्रोमिसेस हैं उनमें से किसी एक प्रोमिसी को किया जाएगा, तो यही माना जाएगा कि वो सारे लोगों को एक साथ किया गया है, ना कि किसी एक को ही बस। सेक्शन 39 देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है किसी भी प्रॉमिस को पूर्ण तरीके से होली परफॉर्म करने के लिए, पूरे तरीके से अगर परफॉर्म करने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuation. मतलब अगर कोई पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो अगर रिफ्यूज़ कर देती है किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, या वो खुद को डिसेबल कर लेती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से, तो वो जो दूसरी पार्टी है, प्रॉमिसी है, उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे वहीं पे। लेकिन अगर वो चाहे, अगर वो अपनी सिग्निफिकेंस देता है, अपनी वो एसेंट देता है, चाहे वो वर्ड के थ्रू दे या कंडक्ट के थ्रू दे, कि वो चाहे तो किसी भी कार्य को कंटिन्यू रख सकता है, ये जानते हुए भी कि जो सामने वाली पार्टी है वो रिफ्यूज़ कर चुकी है परफॉर्मेंस से, या फिर वो डिसेबल कर चुकी है खुद को परफॉर्मेंस से। सेक्शन 40 देखते हैं। पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब किसके द्वारा प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा। इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ केस that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser। इसका मतलब यह है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके नेचर से ये पता चलता है कि जो पार्टीज थी उन्होंने इस इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो जो प्रोमिसेस हैं वो पार्टीज खुद पूरे करेंगे, उन लोग खुद उस एक्ट को, उस इवेंट को परफॉर्म करेंगे, तो उन पार्टीज़ को ये मस्ट हो जाएगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एक्ट को खुद परफॉर्म करें। उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा अगर नेचर से ये लगता है तो। इन अदर केसेस द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी और केस है, कोई भी और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नेचर ये नहीं बोलता कि वो जो भी एक्ट है उसको पार्टीज़ को खुद परफॉर्म करना है, तो प्रॉमिसर हो या फिर प्रॉमिसी हो, वो एक एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन को वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ए प्रॉमिसेस टू बी टू पे बी अ सम ऑफ मनी। A may perform this promise either by personally paying the money to B or by causing it to be paid to B by another. And if A dies before the time appointed for payment, his representative must perform the promise or employ some proper person to do so. मतलब A ने प्रॉमिस किया B को कुछ पैसे देने का, to pay B a sum of money। अब A चाहे तो खुद उस B को पैसे दे सकता है, या फिर वो चाहे तो किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है कि वो जाकर बी को वो पैसे दे दे जो उसको प्रॉमिस किए गए थे। और अगर ए की मृत्यु हो जाती है उस पेमेंट को जो करने का टाइम था उसके पहले, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का ये दायित्व होगा, उनका ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करें। मतलब वो खुद जाकर या तो बी को पैसे दें या फिर किसी व्यक्ति को वो एम्प्लॉय कर लें कि वो जाकर बी को पैसे दे दे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A promises to paint a picture for B. A must perform this promise personally. A ने प्रॉमिस किया कि वह B के लिए एक पेंटिंग करेगा, एक पिक्चर बनाएगा पेंटिंग के थ्रू। A को ये प्रॉमिस जो किया गया है उसको परफॉर्म करना पर्सनली ज़रूरी है, वो खुद ही परफॉर्म करेगा। उस पेंटिंग को बनाने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। अगला सेक्शन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। मतलब अगर जो परफॉर्मेंस का किया गया है वो अगर थर्ड पर्सन के द्वारा किया जाना है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है प्रॉमिसी, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉमिसी है अगर वो किसी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस को किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया। फिर उसके बाद वो प्रॉमिसर के अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। थैंक यू।